नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष लॉर्ड डफरिन से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के लिए से देखा जाए तो आज का सेशन जो है अति संक्षेप और अति इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहेगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का यदि हम सर्विस पीरियड देखें तो आपका 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन से पहले कोई गवर्नर जनरल था तो वो थे आपका लॉर्ड रिपन। इनका सर्विस पीरियड यदि हम देखें, इनका सर्विस पीरियड है 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। और लॉर्ड रिपन से पहले कौन था आपका? लॉर्ड लिटन। ठीक है, इनका सर्विस पीरियड यदि हम देखते हैं तो 1876 से लेकर आपका 1880 ईस्वी तक था। लॉर्ड रिपन जो है आपका और लॉर्ड लिटन दोनों में थोड़ा बहुत बता देना चाहूंगा। दोनों में अंतर यह है कि आपका लॉर्ड लिटन जो है ये क्या करते हैं, आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाते हैं। प्रेस एक्ट, जिस एक्ट के तहत है ना पत्रकार जो है, पत्रकार का पावर क्या कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। और विशेषकर राष्ट्रवादी पत्रकार का। ठीक है, और इनके समय में हम देखते हैं जो सिविल एग्जामिनेशन का जो एज जो था 21 साल, ये घटा के क्या करते हैं 19 साल कर देते हैं। अच्छा, ये आपका किसका कार्य है? ये सारा कार्य है लॉर्ड लिटन का। ठीक है, एक हिसाब से हम इनको बैड गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड रिपन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं? क्योंकि इन्होंने आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और सिविल जो एग्जाम था इसका एज जो कि आपका 19 साल कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, यह पुनः बढ़ाकर क्या करते हैं 21 साल करते हैं, लिमिटेड एज। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं आज का मेरा टॉपिक है आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हम देखते हैं कि एक ईद होता है जिस ईद को हम तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध कहते हैं। ठीक है, यह युद्ध जो है आपका 1885 ईस्वी से लेकर 1887 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसके समय में जो गवर्नर जनरल थे वो आपका कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, देखिए, लॉर्ड डफरिन और इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके समय में हम देखते हैं आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। परीक्षा में यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? तो कौन किया था? आपका एक आईसीएस रिटायर ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है, इसकी स्थापना कौन किए हैं? एक आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तब के समय में कहा जाता था, आजकल सिविल सर्विस कहा जाता है। तो आईसीएस एक ऑफिसर थे जो कि रिटायर कर चुके थे। ठीक है, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। उनका नाम था डॉक्टर
ए के यू, ठीक है। ये परीक्षा के नजर से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर हम ये भी एक देखते हैं, जानकारी के लिए मैं कह देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध नहीं हुआ था, तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था आपका? तो 1824 ईस्वी को हुआ था और समाप्त हुआ था आपका 1826 ईस्वी में। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकला? तो इसका रिजल्ट यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? विजयी होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब विजय हो जाती है तो जाहिर सी बात है तो छोड़ने वाली नहीं थी, तो यानुगु संधि होता है। यानुगु संधि कब होता है आपका? 1826 ईस्वी में। और इस संधि के तहत हम देखते हैं बर्मा को मणिपुर और असम राज्य को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है, ठीक है। किसे देगी ये? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है आपका? 1852 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में हम देखते हैं बर्मा का हार होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का विजयी होती है, ठीक है। विजयी हुआ था और विजयी होने के पश्चात अब कुछ तो रिजल्ट और आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं, विजय होने के पश्चात हम देखते हैं कि बर्मा के हार हुआ था और रंगूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है और विजय होने के पश्चात क्या होता है हम देखते हैं आपका बर्मा का रंगून और मतवान, इन दो प्रांतों पर ब्रिटिशों का अधिकार होता है। इस समय का गवर्नर जनरल कौन थे आपका? यानी 1852 ईस्वी में तो गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड डालहौजी, ठीक है। ये आपका गवर्नर जनरल थे, ठीक है। देखिए लॉर्ड डफरिन के पश्चात कोई गवर्नर जनरल भारत का बनता है तो वो थे आपका लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। इनका सर्विस पीरियड यदि हम देखें तो इनका 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक था, ठीक है, इनका सर्विस पीरियड। अच्छा, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? यानी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट बन जाते हैं? क्योंकि इनके समय में ही हम देखते हैं आपका भारत और अफगानिस्तान के जो सीमा है जिसे हम डुरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। डुरंड रेखा का निर्धारण जब किया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? आपका लॉर्ड लैंसडाउन थे, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही हम देखते हैं 1891 ईस्वी में महिलाओं के लिए एक विशेष आइन बना था, जिस आइन को हम कारखाना अधिनियम कहते हैं, ठीक है। अधिनियम, ये कारखाना अधिनियम क्या था? ये कारखाना अधिनियम महिलाओं के लिए बनाया गया था कि कोई भी महिला को 11 घंटा से ज्यादा कंपनी में महिला कार्य नहीं करेगी, ठीक है, कारखाना अधिनियम के तहत, ठीक है। तो आज की क्लास जो है
आज की क्लास में मैं लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि अति संक्षेप था इसलिए मैं इनके लिए अलग से सेशन नहीं लाया, लॉर्ड डफरिन में ही आपका लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित दो बातें जो था, जो कि आपका एग्जाम के लिए जैसे इंपॉर्टेंट था, इन दो बातों को मैं रख दिया। ठीक है, समझ तो आपको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। ये जो मैं स्टार मार्क रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, किसने किया था, डॉक्टर A.K. ह्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं अति संक्षेप में उन समान तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ जो कि एग्जाम के नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए।